चलिए तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनिट 6, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म यहाँ पे दिया है कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक में 19th सेंचुरी के लास्ट में बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स रियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। मतलब बोल रहा है नेशनलिस्ट जो था वो इतना लिबरल और डेमोक्रेटिक अब नहीं रहा पहले के जैसा वो अब डेमोक्रेटिक और लिबरल नहीं रहा। नेशनलिस्ट लोग को जो था कि वो थोड़ा अलग उसके बारे में सोच रहा था, लोग उसके बारे में सही तरीका से समझ नहीं पा रहा था, सही तरीका से बोल नहीं रहा था। इस कारण से उसको बोल रहा है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स रियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट। मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में था। मतलब कि नेशनलिज्म जो था वो पहले बहुत ही शांत चीज को देखा, मतलब नेशनलिज्म को पहले देखा जाता अच्छे रूप में, एक पॉजिटिव व्यू रखता था नेशनलिज्म। बाद में क्या हुआ, वो पॉजिटिव व्यू अपना 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में देखा गया, वो अपना पॉजिटिव व्यू खो दिया। ठीक है, पॉजिटिव व्यू क्या था उसका, आइडियलिस्टिक था, मतलब दूसरे के लिए आदर्श बनता था, लिबरल था, दूसरे के लिए अच्छा बिहेव करता था, दूसरे के लिए फ्रीडम का डिमांड करता था, डेमोक्रेटिक था, सब लोग उसमें अपनी इच्छा से मानता था उसको। लेकिन बाद में क्या हुआ, नेशनलिज्म ऐसा सब ये जो तीन चीज दिया है इसके बारे में, ये तीन चीज उसका फीचर था पहले, लेकिन बाद में वो उसका फीचर नहीं रहा। ठीक है, फिर आगे दिया है, इसमें भी देखेंगे हम लोग, नेशनलिज्म which is the feeling of love for once our nation became our nation के लिए जो अपने फीलिंग, लव वाला फीलिंग होता है उसे कहते हैं नेशनलिज्म। लेकिन बाद में ये नैरो माइंडेड हो गया। नेशनलिज्म जो था 19th सेंचुरी के लास्ट में, मिड ऑफ 19th सेंचुरी के टाइम में उसमें ये था नैरो माइंडेड हो गया, मतलब बहुत छोटा, बहुत लोग जो था उसको बहुत अलग तरह से पॉजिटिव की जगह नेगेटिव व्यू में लेके चला गया, उसके बारे में सोचने लगा नेशनलिज्म को। लिखता है मेनी नेशंस बिकम इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड कम्पीट विथ वन अनदर फॉर कंट्रोल ऑफ टेरिटरी। नेशनलिज्म के नाम पे क्या हुआ, एक टेरिटरी जो है दूसरी टेरिटरी पे हमला करने लगा, एक नेशन दूसरे नेशन पे हमला करने लगा, सोचने नेशनलिज्म के नाम पे करने लगा कि उसको अपने में मिलाना है, किसी तरह उसको अपने में बस मिलाना है, ये चीज पे ध्यान देने लगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है अपना एम्पायर बढ़ाना, इसको हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद। इम्पेरियलिज्म इज टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ रीगेन और a country by another country by using military control। मतलब मिलिट्री के जरिए एक टेरिटरी या एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करता है तो उसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म हुआ साम्राज्य बढ़ाना। फिर आगे इसमें है दिस फीलिंग of nationalism become intense in Balkan region। ठीक है, बोल रहा है 1817 के टाइम, 1871 यहाँ पे भी है, देखिएगा बुक में, the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। मतलब बाल्कन्स एक बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे नेशनलिज्म का टेंशन, मतलब नेशनलिज्म के कारण बहुत ज़्यादा देखा गया कि विद्रोह हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, टेंशन हो गया, तनाव का माहौल बन गया था। किसके कारण, बाल्कन एरिया में नेशनलिज्म के कारण टेंशन का माहौल बन गया था। कब, 1871 में। और ये बाल्कन कहाँ पड़ता था, यूरोप का एक भाग था। ठीक है, द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्रोमाइजिंग मॉडर्न डे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है बाल्कन में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, वहाँ का ऐसा नहीं था कि सब पूरा एरिया प्लेन था, वहाँ पे प्लेन्स भी था, माउंटेन्स भी था, डेजर्ट भी था। तो बोला हर तरह का एरिया मिक्स था, बाल्कन में हर तरह का एरिया मिक्स था, हर तरह के जाति के लोग पाए जाते थे। उस समय बाल्कन्स में, जिसको कि हम लोग आज के समय में जानते हैं रोमानिया, बाल्कन में कौन कौन सा कंट्री आता था, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएटिया,
बोस्निया, हेर्जो हेर्जोविनिया हेर्जोविना, सोल्वीनिया, साइबेरिया, मेंटेनेग्रो। ये सब जो कंट्री का नाम बताया है ना, ये सब कंट्री उसमें आज के समय का नाम का कंट्री है, लेकिन ये सब उस समय बाल्कन का हिस्सा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, द बाल्कन रीजन formally comprised the present-day territories of Romania, Bulgaria, Macedonia, Croatia, Greece। ये सब नाम दिया हुआ कंट्री का, ये सब ना, यही सब कंट्री मिलके बना था बाल्कन रीजन। ये सब कंट्री मिलके रीजन बनाया जिसका नाम था बाल्कन रीजन। द पीपुल ऑफ दिस कंट्री वेयर कॉल्ड स्लेव्स। ये जो कंट्री था इसको स्लाव्स कहा जाता था। इस कंट्री के, बाल्कन कंट्री के लोग, या फिर कह सकते हैं बाल्कन रीजन के लोग को, या फिर हम लोग कह सकते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, ये सब कंट्री के लोग को कहा जाता था स्लाव्स। स्लाव कहा जाता था, स्लाव। हिंदी में भी वही लिखा है, हिंदी में भी लिखता है स्लाव करके पुकारा जाता था। देखिए यहाँ पे है, हाँ, आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इन क्षेत्र के इन निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, स्लाव कहकर पुकारा जाता था। आगे बढ़ते हैं। द डिश इन, ठीक है, इसके बाद इसमें देख लेते हैं, कुछ और नहीं ना। हाँ, स्लाव, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बोलता है बाल्कन्स का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो कंट्रोल में था ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में जो ग्रीस भी था, याद होगा 15th सेंचुरी में बताए थे। तो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में बाल्कन का बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन जो वहाँ पे नेशनलिज्म का फीलिंग आना, नेशनलिज्म का जो आइडिया शुरू हुआ, उसके कारण क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर से धीरे धीरे करके एक एक देश निकलता चला गया, उसके हाथ से एक एक देश निकलता चला गया। देखो दिया, द बाल्कन पीपुल बेस्ड देयर क्लेम्स, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे देखेंगे। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा धीरे टूटता चला गया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द रीजन मेड द सिचुएशन वेरी एक्सप्लोसिव। टूटने के कारण वहाँ का सिचुएशन बहुत खराब होता चला गया। सब धीरे धीरे वो जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा, उसके एम्पायर से एक एक करके देश अलग होता जा रहा था। और जब अलग हो रहा था, इन द रीजन एज एवरी स्टेट वाज जेलस वन अनदर। एक ऑटोमन एम्पायर से जो भी देश अलग हो रहा था, वो एक दूसरे से जलस कर रहा था, एक दूसरे से जल रहा था, या फिर युद्ध का भावना दूसरे के लिए रखे हुआ था। और एंड होप टू गेन, वो लोग अपने आप में आज़ादी चाहता था। एंड होप टू गेन इंडिपेंडेंस एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। वो लोग चाहता था कि हमको बस आज़ादी चाहिए। ऑटोमन एम्पायर के अंदर में जितनी भी कंट्री थे या जितने भी स्टेट थे, सब आपस में लड़ रहे थे, सभी आपस में जेलस थे, सब चाहते थे किसी भी कीमत पे हमको आज़ादी मिलना चाहिए। वन बाय वन द यूरोपियन नेशनलिटीज, देखिए यहाँ पे लिखा है वन बाय वन द यूरोपियन नेशनलिटीज in the Balkan broke away from the control of the Ottoman Empire and declared independence। एक के बाद एक यूरोपियन नेशनलिटीज, जितना भी कंट्री था यूरोपियन कंट्री, वो बाल्कन से अलग होता चला गया और खुद को बाल्कन से अलग होता चला गया। ऑटोमन एम्पायर से भी अलग होता चला गया और डिक्लेयर कर दिया कि हम आज़ाद हैं। As the different Slavic nationalities struggle to define their identity and its independence, the Balkan area became of an intense conflict। ठीक है, यहाँ पे लिखता है nationalities control, कहाँ गया, as different nationalities struggle to define their identity। बोल रहा है इसी तरह से जैसे करके बाल्कन एक करके सब निकलता चला गया, सब अपने अपना अलग पहचान के लिए, आज़ादी के लिए। जब एक एक कंट्री जब बाल्कन एरिया से अलग होता चला गया, तो इसके कारण वहाँ पे इंटेंस हो गया, तनाव हो गया, बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल हो गया, युद्ध बराबर होता रहता था। ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी पावरफुल यूरोपियन नेशन, इसी कारण क्या, जब बाल्कन में सब कंट्री अलग होता था
एक दूसरे से अलग अलग, अब सब बाल्कन एरिया से सब अपना अपना अलग बन रहा था, बोला था कि नहीं इतना सा एरिया मेरा है, ये हम ये अलग देश है, ये अलग नेशन बनाएंगे, ये अलग है। तो उसी दौरान बोल रहा है कि बहुत सारा पावरफुल यूरोपियन कंट्री भी इसमें शामिल हुआ, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये लोग भी उसमें बाल्कन रीजन में चला गया ताकि वो लोग वहाँ पे कंट्रोल कर सके। यूरोपियन नेशन में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जर्मनी बाल्कन रीजन में गया ताकि वहाँ पे वो अपना शासन जमा सके। द कंपटीशन फॉर गेनिंग प्रोमिनेंस इन द रीजन फाइनली लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बोल रहा है इसी कारण से क्या हुआ, जब फाइनली बाल्कन रीजन में बड़ा देश जो था, पावरफुल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, ये सब जब क्या बाल्कन रीजन पे कंट्रोल करने की, इसी का नतीजा से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। बोला इसी कारण से पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में। फिर लिखता है लेटर सेवरल एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज विच वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन नेशन बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। बोल रहा बाद में देखा गया कि एशियन अफ्रीकन कंट्री जो कि जबरदस्ती यूरोपियन नेशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था या उसको अपने अंदर दबाया हुआ था। बोला कि अब हम इसका बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंपीरियल डोमिनेशन। बोला कि इसका किसी भी तरह का डोमिनेशन को किसी भी तरह के दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इसको अब हटाना होगा। एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो भी था, जहाँ पे कि यूरोपियंस अपना कब्जा किए थे, वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, रूल कर रहे थे। बोला कि अब हम उसके रूल को अपोज करेंगे, हम उसके रूल को नहीं मानेंगे। एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट बिगेन इन कॉलोनीज वेयर नेशनलिस्ट इन नेचर एज पीपल वेयर फाइटिंग टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। क्या हुआ, एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें कि ये वैसा कॉलोनीज जो कि दूसरे कंट्री के द्वारा रूल किया जाता था, वो लोग सब साथ में लड़ना शुरू किया और अपना एक अलग देश बनाया, लड़के अपना एक अलग देश बनाया, अपने आप को आज़ाद बनाया। बोला कि नहीं ये देश मेरा है और हम आज़ाद है, इस तरह से किया। और हमको नहीं लगता इसमें से हम कुछ छोड़े हैं, जैसे सब कुछ पढ़ा ही दिए हैं। ये वाला जो था एज डिफरेंट स्लेविक वाला, इसमें देता है, ये वाला लाइन था, दिखा देते हैं, दिखा दिए तो सही। हाँ, जैसे जैसे राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। मतलब बाल्कन एरिया में जैसे जैसे जितना भी स्लाव था, वहाँ के लोग को क्या था, बाल्कन एरिया में रहने वाले सबको स्लाव कहा जाता था। पूरा जितने भी स्लाव थे, स्लाव ग्रुप, वो जब अपना अपना अलग पहचान, अपना अलग आइडेंटिटी, अपना अलग फ्रीडम का बात करने की कोशिश करना शुरू किए, वैसे वैसे देखा गया कि बाल्कनी में बहुत ज़्यादा गहर टकराव होने लगा, आपस में ही ग्रुप लड़ना, कंट्री में कंट्री लड़ना शुरू कर दिया, इसलिए बोला कि वहाँ पे टेंस माहौल हो गया था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एन एरिया ऑफ टेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वहाँ पे लगातार टेंशन का माहौल, इंटेंस हो गया, तनाव हो गया और साथ में कॉन्फ्लिक्ट बराबर होता रहा। तो इसके साथ आप लोग का चैप्टर हो जाता है ये वाला खत्म। कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।